बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे। इसमें जो लास्ट टॉपिक है फलन, उसका हमने बेसिक और उसके कुछ एग्जाम्पल इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमें उसकी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करना है। बच्चों, यहाँ पर केवल और केवल फलन से संबंधित सारे सवाल हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ध्यान से समझें। यहाँ पर बच्चों किसी प्रकार का अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और या फिर कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके या फिर मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो 2.3 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन लिखा है उसमें ऐसा कहता है कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक में से फलन है। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, ऐसा कहता है। कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उनका परसर भी निर्धारित करिए। ऐसा प्रश्न में हमसे कहा है। ध्यान से समझना बच्चों, हमसे प्रश्न ऐसा कहता है कि एक संबंध हमें दिया गया है, क्या वो संबंध फलन है? यदि वो फलन है तो उसका हमें परसर भी बताना है ये, और उसका कारण भी उल्लेख करना है कि भाई ये क्यों फलन है। ऐसा हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखो पहला प्रश्न है और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि संबंध r बराबर, यहाँ पर संबंध r बराबर दिया गया है 2,1, 5,1 और यहाँ पर दिया गया है 8,1 और फिर इसके बाद में दिया गया है 11,1, 11,1 और इसके बाद दिया गया है 14,1, 17,1, 14,1 और यहाँ पर 17,1। ऐसा हमें कोई संबंध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तीनों प्रश्न लिख लेते हैं। पहले दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो दिया गया है, संबंध r बराबर इस प्रकार से दिया है 2,1, 2,1 दिया है, 4,2 दिया गया है और इसके बाद में 6,3, 6,3 दिया गया है। इसके बाद 8,4 दिया गया है, 10,5 दिया गया है, 10,5 दिया गया है और इसके बाद में ये 12,6 दिया गया है, 12,6 और ये अंत में एक क्रमिक युग्म है 14,7 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया गया है कि संबंध r बराबर यहाँ दिया गया है 1,3, 1,3 और यहाँ 1,5 दिया गया है, 1,5 और इसके बाद में 2,5 भी हमें यहाँ दिया गया है। बच्चों, ये तीन प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। इनमें से हमें ये दिखाना है, ये बताना है कि कौन सा संबंध फलन है और क्यों फलन है। ठीक है, फिर इसका हमें परसर बताना है। बच्चों, यहाँ पहले भाग की बात करेंगे, पहला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला अवयव है 2। यहाँ पर जो प्रथम घटक आपको देखना होता है, प्रथम घटक आप ध्यान से देखो, किसी भी क्रमिक युग्म का प्रथम घटक आपको देख के पता चल जाएगा कि ये फलन है अथवा नहीं है, ये फलन है अथवा नहीं है। प्रथम घटक को देखो, प्रथम घटक यदि समान है तो समझो फिर निश्चित रूप से ये फलन नहीं है, और यदि प्रथम घटक समान नहीं है तो प्रथम घटक यदि समान नहीं है तो ये फलन होता है। बस इतनी याद रखिए। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 17। प्रथम घटक आप किसी भी क्रमिक युग्म का प्रथम घटक देखो तो अलग अलग है, किसी भी प्रथम घटक को समान आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका फलन है। ये संबंध तो है ही है, इसी संबंध को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। देखो यहाँ इसको डायग्राम भी बना के यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम बना लो। दो समुच्चय यहाँ पर लिखना है। मान लेते हैं कि ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय आपका बी है। समुच्चय ए के अवयव देखो ध्यान दें, जो प्रथम घटक पर अवयव लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, समुच्चय ए के अवयव होते हैं, और जो दूसरे यहाँ पर दूसरा घटक लिखा होता है वो समुच्चय बी के अवयव होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो ये 2 है, 5, 8, 2, 5, 8, 11, 14 और यहाँ पर 17। ठीक है, और यहाँ प्रथम घटक के बाद जो दूसरा घटक है उसको देखो सभी पर 1, 1, 1 लिखा है, तो इसका मतलब दूसरे वाले समुच्चय में केवल एक ही अवयव है। तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का 1 से प्रतिबिंब, 5 का भी 1 से प्रतिबिंब बन रहा है।
8 का भी 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, 11 का भी 1 से प्रतिबिंब बन रहा है, 14 का 1 से बन रहा है और 17 का भी 1 से ही बन रहा है। मतलब सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब 1 है। तो यहां पर हर एक का देखो प्रतिबिंब बन रहा है, ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। फलन की 2 कंडीशन होती हैं, याद करो। फलन किसको कहते हैं, कब फलन कहोगे, ध्यान से पूरी बात समझो। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको क्लियर बात समझ में आएगी कि फलन कब होता है। बच्चों एक बार फिर से रिकॉल करा दें, फलन तभी माना जाता है जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होता हो, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होता हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्रत्येक अवयव का सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब यहां पर एक का कोई दूसरा प्रतिबिंब ना हो। अब 2 का केवल एक ही तो प्रतिबिंब है, 5 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 8 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 11 का भी एक है। अगर ऐसा होता, ध्यान से समझना बच्चों, इस प्रकार से मान लो ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, यहां पर इसके अवयव 2, 5, 8, 11 कुछ ऐसे लिख लें, 2 ही 3 लिख लें, और यहां पर है जैसे 2, 3, 4 कुछ ऐसे है। अब 2 का हम यहां पर 2 से प्रतिबिंब बनाएं और 2 का ही 4 से, 2 का 3 का, 2 से 3 का प्रतिबिंब बना दें। मतलब इस 2 के 2 प्रतिबिंब हो गए, 2 का एक प्रतिबिंब ये है और एक प्रतिबिंब ये है। तो अगर 2 के अलग अलग प्रतिबिंब, सभी के 2 को अलग है, यहां पर सब 1 का, यहां 2 का 1 है, 3, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है। तो यहां पर अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ही अवयव के यहां पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। ध्यान से समझो, एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब यदि बनते हैं तो ये आपका संबंध जो है फलन नहीं होता है। ये क्या होता है, ये केवल इसको संबंध तो कह सकते हैं, फलन नहीं कह सकते। फलन होने के लिए क्या होता है, इसका कोई भी अवयव 1 से ज्यादा प्रतिबिंब ना बनाए। तो आपने देखा कि 2 का केवल एक ही तो प्रतिबिंब है, 2 का किसी दूसरे से तो प्रतिबिंब बना नहीं है। इसी प्रकार 5 का केवल एक ही प्रतिबिंब है, 5 का किसी दूसरे से तो प्रतिबिंब बना नहीं है। इसका मतलब ये फलन है बच्चों, ये पक्की बात है। फलन होने के लिए केवल 2 कंडीशनें हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए और वो प्रतिबिंब जो बनता है वो सर्वथा भिन्न भिन्न होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर ए के सभी अवयवों का बी में प्रतिबिंब बन रहा है और सर्वथा भिन्न भिन्न बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका फलन है। अब आपको ये तो हमने डायग्राम से दिखा दिया, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये लिखना है कि प्रथम घटक का कोई भी क्रमिक युग्म के प्रथम घटक का कोई भी अवयव समान नहीं है, इसलिए आपको ये लिखना है, ये आपका क्या है, फलन है। ठीक है, इतनी बात लिखनी है। क्या लिखनी है यहाँ पर देखो, ऐसे अगर डायग्राम हम बना दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डायग्राम ना बनाएं तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि सभी क्रमित युग्मों का प्रथम घटक अलग अलग है या कहें भिन्न भिन्न है, अतः यह है संबंध फलन है। यह संबंध क्या है, फलन है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, ये क्यों हमने बताया कि भैया ये क्यों फलन है, इसलिए क्योंकि क्रमित युग्मों के जो प्रथम घटक हैं वो सर्वथा भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ, इसमें देखो ध्यान से समझो। अच्छा, एक बात और यहाँ पूछी गई है, इसका हमें परिसर भी बताना है। परिसर क्या होता है, देखो परिसर भी यहाँ लिख देते हैं। परिसर क्या होता है, परिसर होता है जो बाई के अवयव होते हैं, मतलब जो दूसरे क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव होता है उसको हम कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर देखो दूसरा अवयव 1 है, 1 1 1 1 1, तो यहाँ पर हमें 4 6 बार तो लिखना नहीं होता, किसी भी अवयव को समुच्चय में एक ही बार लिखते हैं। तो परिसर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, परिसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका एक कोई संबंध, इस संबंध में आप देखो प्रथम घटक को देखो ध्यान से, प्रथम घटक को देखो, सभी प्रथम घटक के अवयव भिन्न भिन्न हैं, है कि नहीं है। तो इसका मतलब इसको भी बिल्कुल यही रीजन देना है, सभी क्रमित युग्मों के
प्रथम घटक भिन्न भिन्न हैं, अतः ये भी आपका क्या है, आपको लिखना है, ये भी आपका संबंध फलन है। इसको भी लिखना है, ये फलन है, इसको लिखना है, ये भी फलन है, ये भी आपका क्या है, फलन है। ठीक, अब इसका फलन का बताओ परिसर कितना होगा बच्चों, इसमें भी परिसर आपसे पूछा गया है। परिसर इसका बता दो कितना होगा। हमने बताया क्रमिक युग्मों के जो द्वितीय घटक हैं उन घटकों को आपको लिखना है परिसर में। परिसर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको परिसर में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना है परिसर में। जो द्वितीय घटक हैं उनको सभी को लिखना है परिसर में, उनको सभी को लिखना है परिसर। ठीक है, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय बनाओगे उसको हम क्या लिखेंगे, परिसर लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर तीसरे की बात बताओ, तीसरा बोलो। तीसरा में ये बताओ कि ये फलन है या नहीं, ये फलन है या नहीं, तीसरा बताओ फलन है या नहीं। यहाँ देखो एक एक ध्यान से समझो, प्रथम घटक का ये अवयव देखो दो क्रमित युग्मों में प्रथम घटक का अवयव समान मिल रहा है, इसलिए इसको आपको लिखना है ये फलन नहीं है। क्या लिखना है, फलन नहीं है, ये आपका फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम घटक के दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के अवयव समान हैं। आपको यहाँ लिखना है चूंकि दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान हैं, समान हैं, अतः यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। ठीक है, और अगर फलन नहीं है तो फिर हमें इसकी रेंज बताने की जरूरत नहीं है। कहा है अगर फलन है तो रेंज बताइए, ऐसा प्रश्न कहता है। तो बच्चों आपको यहाँ लिखना है। अगर देखो डायग्राम से समझो तो इस चीज को हम समझ सकते हैं। यहाँ आपको दो, एक तो आपका एक समुच्चय ए यहाँ बनाना है, इसको हम बी लिख देते हैं। जो आपका प्रथम घटक होता है उसको ए के अवयव लिखते हैं 1 1 1 2। तो 1 1 चूंकि दो बार है तो दो बार तो हमें लिखना नहीं, केवल 1 और 2, दो बार 1 और 2 दो अवयव लिखने हैं। अच्छा, बी के अवयव लिखना है 3 5 5 3 5 5 5 5, दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। अब ये कहता है कि एक का 3 से देखो संबंध है, एक का संबंध काय से है, 3 से है। एक का 5 से भी संबंध है, देखो एक का संबंध काय से है, 5 से है। और 2 का भी 5 से है, 2 का संबंध भी 5 से है। तो आपने देखा कि समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। क्या लिखना है, फलन नहीं है। क्या लिखना है, ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक अवयव के दो प्रतिबिंब, बी में दो प्रतिबिंब बन रहे, ए के एक अवयव के बी में दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये फलन नहीं है। क्लियर बात बच्चों हो गई। तो इसमें से आपने देखा कौन कौन से फलन, ये आपका फलन है, ये भी आपका फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं बच्चों। अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें लिखा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर बताइए। अब हमें क्या करना है, इसके प्रांत और परिसर बताना है। यहाँ पर हमें जो फलन दिया गया, दो प्रश्न हैं। f(x) बराबर हमें दिया गया यहाँ माइनस मॉडुलस x का मान ये है, और दूसरा आपका ये प्रश्न है सेकंड वाला, जिसमें हमें फलन f(x) बराबर दिया गया है √9 - x² यहाँ पर दिया गया है। तो इनको देखो, दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। और इसमें कहा गया है इसमें प्रांत बताना है और परिसर बताना है। क्या क्या बताना है, प्रांत। बच्चों हमने बताया प्रांत क्या होता है, जो x के मान हम उसमें डालते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, और x के मान फलन में डालने पर जो f(x) के मान मिलते हैं, f(x) का मतलब होता है y के जो मान मिलते हैं, या ये कहें f(x) के जो मान मिलते हैं वो उसके परिसर कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहला आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहता है कि इसका परिसर और प्रांत बताओ। f(x) बराबर यहाँ दिया गया है माइनस मॉडुलस x दिया गया है। बच्चों यहाँ x के क्या मान रख दें,
ध्यान से समझो, x का मान हम कुछ भी रियल नंबर रख दें, कुछ भी रियल नंबर रख दें, तो यहाँ से हमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। x का मान चाहे हम ऋणात्मक रखें चाहे धनात्मक लिखें, मॉड के कारण ये सब प्लस में होता है, लेकिन माइनस तो पीछे से लगा है, माइनस तो पीछे लगा है, तो यहाँ से कोई समस्या वाली बात नहीं। हमने केवल और केवल x के मान जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, यहाँ किसी से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हम यहाँ x के कुछ भी मान कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसका जो प्रांत होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर इसका हो जाएगा रियल नंबर का सेट। ठीक है, कोई भी रियल नंबर इसमें आप डाल सकते हो। अब कोई रियल नंबर जब इसमें डालोगे तो यहाँ निश्चित रूप से fx का जो मान मिलेगा वो fx का मान होगा, वो fx का मान आपका परिसर कहलाएगा। तो बताओ परिसर बच्चों कितना होगा, परिसर कितना होगा, ध्यान से समझो पूरी बात बच्चों। जैसे मानते हैं यहाँ पर हमने x का मान 0 डाल दिया, तो 0 का मतलब -0, तो इसको लिखते ही नहीं है भाई, इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस का कोई फर्क नहीं, 0 पर होता है, तो वो क्या है 0 हो गया। अब यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, x का मान कोई भी रियल नंबर डालो, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस में संख्या मिलेगी, क्योंकि माइनस पहले से लगा है। इसमें तो चाहे माइनस का डालो चाहे प्लस का डालो, ये तो मान प्लस देगा, लेकिन पीछे से माइनस लगा है, तो निश्चित रूप से जो भी मान मिलेगा वो सब माइनस में मिलेगा, मतलब माइनस की r मिलेगी, माइनस के रियल नंबर मिलेंगे। तो जो प्रांत होगा वो इस प्रकार से लिख सकते हो कि सभी माइनस वाले रियल नंबर और 0 सहित, 0 भी देखो इसमें इंक्लूड करना है, तो बच्चों इस प्रकार हम यूनियन का निशान लगा दें। चलो ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख दें, r माइनस वाले सब और ये 0 सबको मिलाकर के ये आपका परिसर कहलाएगा। परिसर में क्या क्या शामिल होगा, परिसर में शामिल होगा 0 होगा और सभी ऋणात्मक वाली वास्तविक संख्याएं इसमें शामिल होंगी, क्योंकि माइनस का निशान है ना। तो जब यहाँ पर x का मान कुछ भी डालो, रियल नंबर कुछ भी, ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन ये तो निश्चित रूप से धनात्मक मान देगा, लेकिन पीछे से माइनस का चिन्ह लगा है, तो निश्चित रूप से ये जो मान आएगा वो सब ऋणात्मक संख्याएं आएगा। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो परिसर में होंगी और 0 भी साथ साथ में होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इनको हम इकट्ठा कर लें, यूनियन करके लिख दिया हमने। तो सभी जो रियल नंबर हैं आपके नेगेटिव वाले, वो सब नेगेटिव रियल नंबर और 0 सहित सब मिला के इसको हम परिसर कहेंगे। प्रांत क्या होगा, प्रांत बराबर r होगा, और परिसर क्या होगा, ऋणात्मक वाली सभी पर वास्तविक संख्याएं होंगी और 0 भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया प्रांत और परिसर। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी समझो। इसमें इसका प्रांत बताओ क्या होगा, परिसर बताओ क्या होगा। हमने जैसा कि बताया कि भाई जो प्रांत होता है वो x का मान होता है। यहाँ पर देखो √9 - x² ये लिखा हुआ है। बच्चों आप समझ सकते हो कि अगर x का मान 3 लिखें, ध्यान से समझना, 3 लिख दें थोड़ी देर के लिए, अगर हम x का मान 3 लिख दें तो f3 का मान कितना हो जाएगा, 9 - 3 का स्क्वायर करोगे 9 में से 9 घटाएगा 0 मिलेगा। बात ठीक है कि नहीं, 9 में से 9 घटाएगा कितना मिलेगा, 0। अब अगर हम यहां से ये कहें कि x का मान -3 लिख दें, x का मान -3 लिख दें, तो -3 का भी स्क्वायर प्लस का 9 होता है, तो 9 - 9 करोगे ये भी 0 होगा। ठीक है, अब -3 से कोई और छोटी संख्या लिखें, -3 से और कोई छोटी, मतलब -4 लिखें, -5 लिखें, -6 लिखें, तो निश्चित रूप से ये संख्या आपकी परिभाषित नहीं होगी, मतलब काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जैसे -4 लिख दें तो -4 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का कितना होगा, 16 होगा। तो आपको 9 में से 16 घटाने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर √-7 मिलेगा। कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर ये संख्या का हम रियल मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये तो हमारी इमेजरी संख्या हो गई, समझो, रियल मान इसका हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये समझा कि x का मान हम 3 डालें या 3 से कम डालें, -3 डालें या -3 से अधिक डालें, तो ही वास्तव में हमें fx का मान मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। हम यहाँ पर 4 डाल दें तो 4 का स्क्वायर, तो अभी देखो माइनस में आएगा, ये √-7 हो जाएगा। 4 डालें तो भी √-7 होगा, 5 डालें तो भी √- में ही आएगा, 6 डालें तो भी √ में माइनस संख्या आएगी। मतलब 4 से बड़ी कोई भी संख्या डालें तो आपकी ये क्या होगी, तो निश्चित रूप से ये आपकी √- में आएगा, मतलब उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो 4
सॉरी 3 से बड़ी नहीं डाल सकते और -3 से छोटी नहीं डाल सकते। -3 से छोटी डालेंगे तो अभी अंडर रूट में माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, प्रांत क्या होगा, हमने बताया प्रांत जो होता है वो क्या होता है, प्रांत का मतलब x के मान। x के मान कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से समझो। x के मान -3 से +3 तक हो सकते हैं। इस प्रकार से देखो, इसको हम ब्रैकेट में लगा ले, मतलब -3 भी रख सकते हैं, -3 से छोटी संख्याएं, -3 से छोटी नहीं रख सकते, -3 से बड़ी संख्याएं लिखनी है, और 3 भी लिख सकते हैं, 3 से छोटी लिखनी है। इनके बीच की कोई भी संख्या लिखोगे तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रांत होगा वो कितना होगा, -3 से +3 होगा इसका प्रांत। बताइए समझ में। अब परिसर की क्या बात होती है, परिसर की क्या बात होती है, परिसर का मतलब इन मानों को इसमें डालोगे तो जो हमें x का मान जो y का मान मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको परिसर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक काम समझो, एक बात बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट समझ में आएगी। अगर हम ऐसा लिख दें कि यहाँ पर इसको fx को y मान लें, fx बराबर हम y मान लें, तो ये fx को हमने जब y लिख दिया तो ये y बराबर कितना हो गया, √9 - x² हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये y² बराबर हो जाएगा 9 - x² हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिख दें, ध्यान से समझो, इसको ऐसा लिख दें कि x² बराबर 9 - y² लिख दें। अब ध्यान से समझो, या फिर इसको ऐसा लिख दें कि x बराबर √9 - y² लिख दें। अब इतनी बात बच्चों समझ में आई। अब चूंकि इतना तो हमें पता है कि x का मान 0 से बड़ा है, तो अगर x का मान 0 से बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि √9 - y² > 0 लिख सकते हैं, >0 लिख सकते हैं। या फिर इसका हम अगर वर्ग कर दें, या फिर अगर हम इसका देखो वर्ग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - y² > 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे कहें कि y² - 9 देखो 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से y का जो मान होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान दें, यहाँ से y का मान होगा -3 y और ये <3, ऐसा लिख सकते हैं। -3 और +3 के बीच में हो सकता है ना, -3 और +3 के बीच में हो सकता है। अच्छा, -3 से छोटा नहीं हो सकता, -3 से छोटा नहीं हो सकता। -3 से अगर छोटा यहाँ पर लिख दें, -3 से छोटा मान लेते हैं -4 है, तो -4 अगर लिख दें बच्चों, ध्यान से समझना है, तो 9 - x² देखो ऐसा ही तो होगा। यहाँ पर अगर -4 लिख दें तो -4 का स्क्वायर बराबर 9 - x² हो जाएगा। या ये कहें कि x² बराबर 9 - 16 हो जाएगा, तो x² का मान -7 होगा। देखो यहाँ पर हम इसको x को ज्ञात नहीं कर सकते, तो x ये जो y का मान है वो -3 से छोटा नहीं हो सकता। कहाँ तक होगा याद करिए, 0 से 3 तक होगा। तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो आपका परिसर कहलाता है। तो आपको यहाँ पर परिसर में लिखना है, परिसर बराबर क्या लिखना है, 0 से 3 तक आपको ये परिसर में लिखना है, ठीक है। परिसर क्या लिखना है, 0 से 3 इसका परिसर लिखना है। y का जो मान होता है वही तो परिसर होता है, तो आपको लिखना है 0 से 3 इसका परिसर होगा। यहाँ पर लिख देते हैं परिसर, ठीक है। चलो वहीं लिखा रहेगा। तो को प्रांत बच्चों इसका होगा -3 से 3, और इसका जो परिसर होगा वो कितना होगा, 0 से 3 होगा, ठीक है। इतनी बात है। चलो ये क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा बच्चों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, जल्दी से नोट करें। तीसरा प्रश्न है, देखो इसमें लिखा हुआ है, एक कोई फलन है fx बराबर है 2x - 5, ठीक है। ये फलन दिया गया है और यहाँ पर हमसे कहा है f0 का मान बताओ। क्या कहा है, पहले नंबर पे हमसे कहा है f0 का मान बताओ। दूसरा प्रश्न हमसे कहा है इसने कि f7 का मान बताओ। तीसरे नंबर पर इसने कहा है भाई हमें बताना है f-3 का मान बताना है। कितना आसान प्रश्न है। देखो हमें क्या करना है, पहले x का मान 0 लिखना है। तो अगर हम x का मान 0 लिख दें तो हमें f0 मिल जाएगा। x का मान 0 लिखें, f0 बराबर 2 गुणे x का मान 0 माइनस का 5, तो ये तो 0 हो गया। आंसर में कितना आएगा, -5 लिखना है। इसके बाद देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर x का मान हम 5 लिख दें, x बराबर कितना लिखें, 7 रख दें। x का मान 7 रखें तो ये हो जाएगा, देखो f7 बराबर x की जगह हमने 7 लिख दिया। यहाँ भी देखो 2 गुणे 7 लिखना है -5, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है।
तो F7 का मान 9 हो गया। इसके बाद देखो तीसरा पार्ट है, यहाँ पर x बराबर अब हम लोग लिखेंगे -3, x बराबर -3 लिखो तो यहाँ पर देखो f -3 का मान ज्ञात हो जाएगा। 2 गुणे -3 -5 कर लें, 5 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे -11, ये आपका देखो हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, चलो इसको भी नोट करें। और बिल्कुल है तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझो, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो यहां पर कहा गया है चौथे प्रश्न में कि फलन T सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रचित्रण करता है, जो TC, ध्यान से समझो, TC बराबर दिया गया है 9C और अपॉन में 5 प्लस में 32। ये देखो हमें सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का आपका एक ताप ये सूत्र होता है, F -32/9 बराबर C/5, उसी को उलट के हमें ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस पर हमें ऐसा कहा गया है कि T0 का मान बताओ। क्या करना है, C बराबर अगर हम 0 रख दें, C बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, T0, C का मान 0 लिख दें तो T0 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे C का मान 0 लिखो बटे में 5 प्लस में 32। तो यहाँ से देखो पूरा 0 हो जाएगा, हमें केवल 32 आंसर में लिखना है। T0 का मान 32, देखो एक आंसर आपका आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल T का मान 28, सॉरी C का मान 28 लिख दें, C बराबर 28 रखने पर हमें देखो दूसरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखो दूसरा आंसर कैसे हमें देना है, TC का मान हम लिख दें 28 और बराबर का चिन्ह इधर लगाओ 9, फिर यहाँ पर C का मान हम लिख दें 28 और बटे में लिख दें 5 और प्लस में लिख दें 32। इसको कैलकुलेट करोगे बस समझो आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 5 एलसीएम आएगा और 9 8 72, हासिल में 7, 9 दूनी 18 और 7 25 होता है, तो यहाँ पर हमें 252 मिलेगा। प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10 और 3 पंचे 15, यहाँ 150 मिल जाएगा। और इस तरीके से आगे देखो इनको जोड़ दें तो 2 5 5 10 और 3 और 1 4, ये 402 बटे में 5 लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, कटेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। इसी टाइप में आपको फिर आगे C का मान -10 लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हो बिल्कुल। और इसी प्रकार से आगे आपके पास चौथा लिखा है C का मान बताओ, जबकि TC का मान 212 है। अब आगे देखो तीसरा आप करोगे, चौथा हम बता देते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि TC जो है वो कितना दिया गया है, TC का मान 212 है, हमें यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या कहा है, C का मान बताओ। बिल्कुल आराम से देखो यहाँ ज्ञात हो जाएगा। TC ये लिखा है, इसको हम लिखेंगे 212 है। कितना लिखेंगे, 212 लिखेंगे। बराबर का निशान लगाओ, यहाँ देखो 9C बटे में 5 लिखना है, प्लस में 32 लिखना है। कैलकुलेट करोगे C का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पहले 32 इधर ले आओ, तो यहाँ पर हमें 9C बटे में 5 का मान कितना मिलेगा, 212 माइनस 32 मिल जाएगा। 9C बटे में 5 बराबर देखो घटा दो तो ये 0, 11 में से 3 घटाओगे 8 बचेगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9C बराबर 180 गुणा में 5 कर दें, 5 में गुणा हो जाएगा, 9 का इधर भाग कर दें तो C बराबर 180 गुणा में 5 और बटे में हमें 9 लिखना है। 9 दूनी 18, 20 बार कैंसिल हो गया। अब देखो 20 25 100, C बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये हमारा देखो आंसर है। क्लियर बच्चों, ये सिंपल सारे प्रश्न हैं। अब बिल्कुल हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 5वां जो है प्रश्न, उस पर देखो लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर बताइए। क्या कहा है इसने, परिसर बताइए। बिल्कुल देखो आराम से परिसर समझो कैसे ज्ञात करोगे। हमने अभी ऊपर वाले प्रश्नों में भी परिसर ज्ञात किया है कि नहीं किया, तो हम बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी परिसर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमसे दिया गया है 5वां प्रश्न का जो पहला भाग है, पहले इसको देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि कोई फलन f(x) है और ये f(x) बराबर दिया गया है 2 - 3x। क्या है, 2 - 3x दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r,
जबकि x का मान जो है वो कितना है, 0 से बड़ा है। बच्चों यहाँ पर तो कोई प्रांत क्यों नहीं पूछा गया, प्रांत तो कह दिया गया है x का मान जो होता है वही प्रांत होता है, और x का मान जब फलन में डालते हैं जो fx का मान मिलता है अर्थात जो y का मान मिलता है वो उसका परिसर होता है। तो यहाँ पर हमें प्रांत तो प्रश्न में दिया गया है कि सभी रियल नंबर का जो सेट है, जो 0 से बड़ी संख्याएं हैं, 0 से जो बड़ी संख्याएं हैं अर्थात 0 से बड़ी संख्याओं का मतलब धनात्मक संख्याएं, जो वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं उनका सेट है हमारा प्रांत। अब हमें निकालना है इसका परिसर। तो बात करते हैं परिसर की। देखो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, y के मान को ढूंढते हैं, है ना, y के मान को ढूंढते हैं। हम यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं कि जो fx है वो हमारा y है, वो fx बराबर क्या हमने लिख लिया, y लिख लिया। अब यहाँ पर देखो y बराबर लिख लें तो ये हो जाएगा y बराबर 2 - 3x हो जाएगा। इसका मैं अगर पक्षांतर करके ऐसा निकालें कि भाई 3x का मान कितना होगा, 2 - y होगा, या इसको ऐसे कर लें कि जो x का मान है वो कितना होगा, 2 - y/3 होगा। क्योंकि ऐसा तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा है, x का मान कितना है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ये 0 से बड़ा है तो 2 - y/3 भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर ऐसा लिख दें कि 2 - y > 0 लिख दें, इधर 0 की तरफ भेज दें, या फिर इसको ऐसा लिख दें, ध्यान से समझो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि y - 2 < 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस से दोनों टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका साइन देखो जो ग्रेटर वाला है वो लेस में बदल जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहां से हम y का मान छोटा है काय से, 2 से, ध्यान से समझो, y का मान कितना है, y का मान कितना है, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे मान हमें यहाँ पर प्रांत में लिखना है, तो हमें परिसर में लिखना है। यहाँ पर परिसर क्या होता है, जो y का मान होता है वो परिसर होता है। तो बच्चों यहाँ से परिसर बराबर हमें लिखना है, कितना लिखना है, 2 लिखना है, और 2 से छोटे इधर आपको लिखना है माइनस अनंत। क्या लिखना है, 2 और माइनस अनंत के बीच, ये आपका देखो परिसर लिखना है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद देखो इसका दूसरा पार्ट देखो, ध्यान से समझो, इसका दूसरा पार्ट क्या है। इसमें दूसरे पार्ट में भी देखो ये सेकंड वाला जो पार्ट है उसका फलन यहाँ पर दिया गया है, fx बराबर दिया है x² + 2 दिया गया है, x² + 2 दिया गया है। और x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, x जो है वो वास्तविक संख्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। x क्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चों यहाँ समझो, इसमें भी बिल्कुल वही काम हमें करना है कि fx बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं y, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर x² + 2 हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख दें कि x², इसको ऐसे लिख दें x² बराबर y - 2 लिख दें। यहाँ पर हम ऐसा भी जान सकते हैं कि चूंकि x क्या है, रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x² जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि x² 0 से बड़ा है, इसका मतलब y - 2 बड़ा है, ऐसा बराबर का भी निशान लगाओ। 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। x² का मान क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो y - 2 का मान 0 या 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं कि y > 2 लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर जो y का मान मिला है, बस यही y का मान क्या होता है, परिसर होता है। हमें लिखना है परिसर बराबर क्या लिखना है, 2 लिखना है या 2 से बड़े मान लिखना है। ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, देखो इक्वल का निशान है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर 2 लिखना है और कहाँ तक लिखना है, 2 से 2 लिखना है और 2 से सब बड़े मान अनंत तक जाना है, इस प्रकार लिखना है, ठीक। 2 लिखना है और 2 से अनंत तक बड़े सभी मान, 2 से बड़े सब मान लिखना है, तो 2 भी शामिल करना है, इसलिए 2 को आप बड़े ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। और कहाँ तक, अनंत तक। क्लियर बात है बच्चों, ये आपका परिसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट तो बिल्कुल एकदम आसान बात लिखी है। इसमें लिखा है fx बराबर x, क्या लिखा है, fx बराबर क्या लिखा है, x लिखा है। x क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर लिखा है x बिलोंग टू r। समझो x जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। बच्चों यहाँ से अगर हम आपसे ये कहें कि x का मान कुछ डालोगे तो जो x का मान होगा वही y का मान होगा। अगर x प्रांत है तो समझो फिर
y भी प्रांत ही है। y जो है ना, y जो है वो क्या है, रियल नंबर है। अगर x रियल नंबर है तो चूंकि y fx बराबर क्या होता है, fx बराबर y, fx बराबर y, तो यहां से क्या हो गया, y बराबर x हो गया कि नहीं। अगर x आपका क्या है, x का मतलब प्रांत, प्रांत जो है वो रियल नंबर है, तो भैया फिर जो प्रांत रियल नंबर है तो इसका मतलब y का मान भी रियल नंबर है ना, और y को ही हम परिसर कहते हैं। तो आपको लिखना है परिसर बराबर क्या लिखना है, आपको रियल नंबर लिखना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी 5वां क्वेश्चन अर्थात एक्सरसाइज जो आपकी 2.3 है वो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अगर आपको बच्चों किसी प्रकार की कोई डाउट हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग अध्याय 2 की जो विविध प्रश्नावली है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो आज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, इसलिए इसको थम्स अप जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें।